हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6, भारत में मानव पूंजी निर्माण। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा शिक्षा का महत्व और इसके उद्देश्य। मीन्स कि जब हमने इसमें हम ये सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारी लाइफ में एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके अलावा जब हमने एजुकेशन को हासिल कर लिया, उसे प्राप्त कर लिया, तो अब इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। बच्चों, अगर हम बात करें इसके महत्व और उद्देश्य की, तो उसने बोला है कि शिक्षा नागरिक को जिम्मेदार बनाती है। यस, एब्सोल्युटली। जो एजुकेशन होती है वो आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आपको अप्रिशिएट करती है कि आप लोगों की एक जिम्मेदारी है। और इसके अलावा हम सेकंड पॉइंट की बात करें बच्चों, तो उसने बोला है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकसित करती है। यस, एब्सोल्युटली। अगर हमारे पास एजुकेशन होगी तो हम देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। अगर हमारे पास स्किल्स होंगी, और वो स्किल हमारे पास कैसे आएंगी, तब हमारे पास एजुकेशन होगी। तो हम अपनी स्किल से, ट्रेनिंग से, एजुकेशन से हम अपने डेवलपमेंट में कंट्री के प्रौद्योगिकी को विकसित करेंगे, टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे, नए नए आविष्कार लाएंगे। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो बच्चों, उसने बोला है ये सभी देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के उपयोग में सहायक होती है। मीन्स कि बच्चों, उसने बोला है जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं उसके बाद ये हमें एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाती है, और साथ में जो हमारे सीमित रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स को वेस्टफुल होने से अप्रिशिएट करती है। जब हमारे पास ऐसे स्किल्स आ जाती हैं, नॉलेज आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, ट्रेनिंग आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये हमें अप्रिशिएट करती है कि हम अपने सीमित रिसोर्सेज को, संसाधनों को वेस्टफुल होने से बचाना है। बच्चों, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो उसने बोला है ये लोगों के मस्तिष्क का विकास करती है। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि जब हम एजुकेशन लेंगे तो हमारी स्किल में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी नॉलेज में हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी। हम बेसिकली फिजिकली एक्टिविटी होंगे, हम मेंटली एक्टिविटी होंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मस्तिष्क का विकास करने में हमें सहायता करती है कि हम मेंटली एक्टिव रहे। हमारे पास काफ़ी स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है, एक्सपर्टाइज होता है, तो जिसके चलते ये हमारे मेंटली हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, मस्तिष्क का डेवलपमेंट करता है। बच्चों, अगर अब हम बात करें पॉइंट 5 की, तो उसने बोला है समृद्धि का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रोथमेंट, बढ़ोतरी। ये समृद्धि और विकास में लोगों की अधिक सहभागिता के द्वारा ये आर्थिक विकास में सहायक देता है। अब सबसे पहले हम इसमें एक टर्म समझते हैं कि सहभागिता क्या होता है। बच्चों, सहभागिता का मतलब होता है कि देश के जीडीपी में या उसके योगदान के लिए कितने लोग कार्यरत हैं, या कितने लोग अपने प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। डेट इज सहभागिता, जिसे हम पार्टिसिपेशन भी कहते हैं, कि कितने लोग लगे हुए हैं काम को करने के लिए। बच्चों, जब हमारे पास एजुकेशन होगी, हमारे पास स्किल्स होगी, नॉलेज होगी, ट्रेनिंग होगी, एक्सपर्टाइज होगा, अब इससे क्या होगा कि देश में सभी लोग एजुकेटेड होंगे, कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है वो प्रोडक्शन में लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्पादन में लगे होंगे, क्योंकि सबके पास स्किल है, नॉलेज है, लोग मेंटली स्ट्रांग है, लोग हेल्थ वाइज स्ट्रांग है, उनके पास अच्छी नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागिता मीन्स कि किसी न किसी कार्य में, प्रोडक्शन में लगे हुए होंगे, जो हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये लोग हमारे देश की समृद्धि, जिसे हम ग्रोथमेंट कहते हैं, और विकास, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये ग्रोथमेंट प्लस डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। ऑब्वियसली जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं तो ये देश का विकास करने में बहुत हेल्प करता है, देश को डेवलप करने में। बच्चों, अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, बच्चों, उसने बोला है यहाँ पर ये नागरिकों के सांस्कृतिक स्तर को उच्च बनाने में सहायक होती है। यस, ऑब्वियसली। जब एजुकेशन होगी और उसका गोल होगा तो ये एक व्यक्ति के या उन लोगों के सांस्कृतिक स्तर को, उनके खान पान को, उनके लाइफ स्टाइल को वो काफ़ी उच्च बनाने में भी हेल्प करती है।
सो बच्चों अगर हम बात करें 7 पॉइंट की, तो इसने बोला है ये मानवीय व्यक्तित्व को विकसित करती है। यस ऑब्वियसली, जब एजुकेशन होगी तो हमारी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगा, क्योंकि हमारे पास स्किल्स होगी, हमारे पास काफ़ी नॉलेज होगी, हमारे पास एक्सपर्टाइज होगा, हमारे पास एजुकेशन ट्रेनिंग होगी, जिसके चलते हमारी पर्सनैलिटी में हमें डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये 7 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि बेसिकली शिक्षा का क्या महत्व है और उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। सो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों, अब हम नेक्स्ट वाली तालिका कंप्लीट करेंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड ही है। सो बच्चों, उसने बोला है कि मानव पूंजी निर्माण में, मीन्स कि जब हम मानव पूंजी निर्माण को फॉर्म कर लेते हैं, अपने में स्किल्स को हम फॉर्म कर लेते हैं, एजुकेशन को, ट्रेनिंग को, एक्सपर्टाइज को जब हम फॉर्म कर लेते हैं, तो इस चीज़ को सरकार ने ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में कुछ संगठन को स्थापित किया है। बच्चों अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो भारत सरकार ने हमारी एजुकेशन सेक्टर को लेते हुए कई संगठनों को स्थापित किया है। अब वो संगठन हम पढ़ते हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन से शिक्षा के क्षेत्र में और संगठन स्थापित किए हैं। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करें, तो वो है NCERT, दैट इज़ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगर आप लोगों को ये हिंदी में याद नहीं है, तो आप लोग इसे इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसकी NCERT की फुल फॉर्म बताती हूँ। अगर हम बच्चों NCERT की फुल फॉर्म देखें, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। सो बच्चों, आप लोग ये कॉपी पेन लेकर के एक रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं बेसिकली कि इनकी इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि आप लोगों को दोनों में फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को हिंदी में भी पता हो और इंग्लिश में भी पता हो। सो सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म डिस्कस करते हैं। सो NCERT की मैंने आप लोगों को बता दी है, बट मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अगर हम बात करें UGC की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सो बच्चों, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो बच्चों, अगर हम नेक्स्ट वाली फुल फॉर्म की बात करें, डेट इज़ AICTE, ये लिखा हुआ AICTE। सो बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सो बच्चों, अगर अब हम लास्ट वाले की बात करें, ICMR की, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ICMR की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सो बच्चों, आई होप आप लोगों ने इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर ली होगी। अब हम समझते हैं कि NCERT का क्या उद्देश्य था, या इसका जब सरकार ने लागू करा तो इसका हमारे देश में क्या टारगेट था। सो बच्चों, अगर हम NCERT की बात करें, तो सबसे पहले इसका हम काम देखते हैं। इसका कार्य क्या था बच्चों? उच्च स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की पाठ्य पुस्तकों की सामग्री की रचना करना है। तो बच्चों, अगर हम बात करें, तो इसमें बोले कि इसमें जो छोटी क्लासें आती हैं, जो बड़ी क्लासें आती हैं, तो उन सब के जो बुक्स की जो सामग्री होगी, जो बुक्स की सामग्री होती है, उनकी रचना करना होता है। मीन्स कि ये लोग बुक की सामग्री को बनाते हैं। सो बेसिकली NCERT का क्या काम है? जो बुकों को छापता है, जो पाठ्य पुस्तकों को छापता है, जो स्कूल लेवल की होती हैं या आगे जो भी होती हैं। अब जैसे वो उच्चतर की भी हो सकती है, वो माध्यमिक की भी हो सकती है। मीन्स की ऐसी काफ़ी सारी बुक होती हैं जो NCERT अपनी बुक्स को छापता है। उनकी सामग्री की, मीन्स की उनकी समरी जो होती है उसकी रचना करता है बच्चों। सो आई होप आप लोगों को फर्स्ट वाले संगठन का काम और कार्य बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। सो बच्चों, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, विश्वविद्यालय अनुदान उपयोग, सो इसका जो कार्य होता है बच्चों, वो होता है कि
जो बच्चों जो शिक्षा संबंधित जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नियम होते हैं और जो रूल्स होते हैं उनको देश में लागू करना, क्योंकि एजुकेशन से लेते हुए कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होती है, तो उनको लागू कौन करता है हमारे देश में? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, डेट इज़ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और इसके अलावा बच्चों ये विश्वविद्यालयों के अंदर फंडिंग का काम भी करता है, मीन्स की आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है, पैसों से रिलेटेड हेल्प भी ये स्कूलों को प्रोवाइड करता है। सो आई होप आप लोगों को सेकंड भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों अगर हम बात करें अब थर्ड वाले की, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो बच्चों इसका जो कार्य होता है वो होता है कि देश में तकनीक मीन्स की टेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड एजुकेशन में काफ़ी सारे लॉज, रूल्स और रेगुलेशन को लागू करवाता है। ये किसका काम होता है बच्चों? AICTE का काम होता है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स, लॉज और रेगुलेशन को लागू करवाता है। सो बच्चों आई होप आप लोगों को थर्ड भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम बात करें फोर्थ वाले की, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो बच्चों इसका कार्य होता है कि स्वच्छता के क्षेत्र में, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, हम हेल्थ के क्षेत्र की बात करें, तो ये एजुकेशन में और हेल्थ संबंधी नियमों को लागू करता है। बेसिकली बच्चों इसका क्या कार्य होता है कि ये स्वच्छता के क्षेत्र में काफ़ी सारे लॉज, रूल्स और रेगुलेशन को लागू करवाता है। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को कुछ टैबलेट्स भी दी जाती हैं, सो कहीं ना कहीं उन्हें ICMR ही लागू करवाता है आप लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप लोगों की हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। सो बेसिकली इसका जो काम होगा वो आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड लॉज, रूल्स और रेगुलेशन को लागू करवाना होता है। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर अप हुए होंगे। सो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।